Hey guys, welcome to Learn with Sneha. So let's start with Unit 3, the French Revolution and Dickens. Objectives. इस यूनिट का एम है समझाना कि अ टेल ऑफ टू सीरीज सिर्फ एक इमोशनल नॉवल नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल फिक्शन भी है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकड्रॉप पे बेस्ड है। तुम इस यूनिट में सीखोगे कि 18th सेंचुरी फ्रांस का पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसा था, लोगों का इमोशनल स्टेट क्या था और किस तरह डिकिंस ने रियल हिस्टोरिकल एलिमेंट्स को अपने फिक्शनल प्लॉट में सीमलेसली ब्लेंड किया। इसके अलावा इंग्लिश थिंकर्स जैसे बर्के और कैरली के व्यूज़ भी कवर होंगे ताकि तुम कंपेयर कर सको कि रियलिटी और लिटरेचर का पर्सपेक्टिव रिवोल्यूशन को लेके कितना अलग है। Alright, now let's starting with introduction. Okay, ये सेक्शन तुम्हें एक ओवरव्यू देता है कि अ टेल ऑफ टू सीरीज सिर्फ एक पर्सनल लव स्टोरी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री भी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस तक लिमिटेड नहीं था, उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पर पड़ा, इंक्लूडिंग इंग्लैंड। डिकेंस ने ये नॉवल लिखते वक्त सिर्फ पास्ट के इवेंट्स को याद नहीं किया, बल्कि एक वार्निंग भी दी अपने कंटेम्प्रेरी रीडर्स को। अगर इनइक्वालिटी और इनजस्टिस बरकरार रहे तो कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी कोलैप्स हो सकती है। तो बेसिकली दिस नॉवल इज बोथ अ मिरर एंड अ कॉशन बोर्ड। ऑलराइट, so the first topic is France in the last decade of the 18th century. सो लेट 1700s में फ्रांस एक पॉलिटिकल प्रेशर कुकर था। हर तरफ इनइक्वालिटी, हंगर और इनजस्टिस थी। रिच लोग लैविश पार्टीज में बिजी थे और पुअर लोग बेसिक ब्रेड के लिए तरस रहे थे। इस अनइक्वल सिस्टम ने लोगों के अंदर गुस्सा भर दिया था। सोसाइटी तीन क्लासेस में डिवाइडेड थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में आते हैं क्लेगरी, सेकंड में आते हैं नोबिलिटी और थर्ड में आते थे कॉमनर्स। रेवोल्यूशन का रूट इसी अनफेयर सिस्टम में था जहां ज़्यादा पॉपुलेशन थर्ड एस्टेट में थी पर पावर सिर्फ पहले दो एस्टेट्स के पास थी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टडी ओरिजिन्स ऑफ द रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक सडन ब्लास्ट नहीं था बल्कि लॉन्ग टर्म एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस का रिजल्ट था। किंग लुइस, वन सेकेंड, या किंग लुइस 16 का मिसमैनेजमेंट, अनफेयर टैक्सेस और एनलाइटमेंट आइडियाज जैसे लाइब्रेरी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ने लोगों के दिमाग में स्पार्क लगाई। अमेरिकन रेवोल्यूशन का भी इन्फ्लुएंस था। फ्रेंच लोग देख रहे थे कि डेमोक्रेसी पॉसिबल है। तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस और फूड शॉर्टेज हुई तब सब पेशेंस खत्म हो गया। रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया विद स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल इन, one second, let me check in which year. Alright, so revolution start हो गया with storming of the Bastille in 1789। ये एक symbolic act था जिसमें लोगों ने किंग के टायरनी को तोड़ने का डिसीजन ले लिया। Alright, गाइस समझ आ रहा है ना सबको? इफ नॉट, अगर कुछ भी समझ नहीं आता है and you need questions and answers or anything, you can drop it down the comment section. Alright, now let's study reign of terror. रिवॉल्यूशन का एक डार्क फेज था रेन ऑफ टेरर 1793 से 94, जब पावर रोबर्सपेयर जैसे लोगों के हाथ में था। थाउजेंड्स ऑफ लोग गुइलोटीन से मार दिए गए, चाहे वो गिल्टी हो या इनोसेंट। सो गाइस टेल मी व्हाट इज गुइलोटाइन? किसी को पता है? सो गिल्टीन, ओ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, इट्स guillotine. मुझे भी नहीं पता guys, I'm searching it on the Google. So it's pronounced guillotine and it's a machine used for cutting paper. Alright. A machine that was used in France in the past for cutting people's head off. Oh my god. So इसमें कहा है thousands of लोग
गिल्टीन से मार दिए गए, चाहे वो गिल्टी हो या इनोसेंट। रेवोल्यूशनरी कोर्ट्स लोगों को बिना प्रूफ के पनिश कर रहे थे। डिकेंस ने इस टेरिफाइंग पीरियड को बहुत इफेक्टिवली शो किया थ्रू मडैम डिफार्ज और उसकी कोल्ड ब्लडेड रिवेंज। रेवोल्यूशन इनिशियली फ्रीडम के लिए था, बट इस फेज में वो रिवेंज और वायलेंस वायलेंस का मॉन्स्टर बन गया था। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स कम टू towards an egalitarian society. One second. All right. तो रेन ऑफ टेरर के बाद फ्रांस ने स्लोली अपना डायरेक्शन थोड़ा चेंज किया और एक मोर इक्वल सोसाइटी की तरफ मूव करने लगा। स्लेवरी अबॉलिश की गई, लोग रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ, सॉरी, लैंड स्लेवरी अबॉलिश की गई, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ और मोनार्की को हटा के रिपब्लिक फॉर्म एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन इक्वालिटी का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो और डिफिकल्ट था। डिकेंस इस पार्ट को उतना ग्लोरीफाई नहीं करता क्योंकि उसका फोकस मेनली रेवोल्यूशन के इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे होता है, नॉट जस्ट पॉलिसीज एंड गवर्नेंस। Coming to the French Revolution and the Conservation English Press. इंग्लैंड में जब रेवोल्यूशन की न्यूज़ आई, कंजर्वेशन इंग्लिश मीडिया ने फ्रांस के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। उनका फियर था कि अगर रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ तो इंग्लैंड में भी मोनार्की गिर सकती है। प्रेस ने फ्रांस मोब्स को अनसिविलाइज्ड, ब्लडथर्स्टी और एंटी रिलीजियस पोर्ट्रे किया। डिकेंस ने इस बायस को समझा, लेकिन उसने एक बैलेंस्ड व्यू रखा। उसने रेवोल्यूशनरीज की पेन और रेज दिखाई, बट उनके वायलेंट एक्शंस को जस्टिफाई नहीं किया। एक तरह से डिकेंस ने अपने रीडर्स को बोला कि सिंपथाइज करो, ग्लोरीफाई मत करो। राइट, कमिंग टू ब्रूक एंड द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। एडमंड ब्रूक एक फेमस कंजर्वेटिव थिंकर था जिसने रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1790 लिखा। क्या लिखा? रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1790। उसका बिलीव था कि रेवोल्यूशन ट्रेडिशन और ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करता है और रिजल्ट होता है chaos। उसने रेवोल्यूशन को एक इमोशनल ओवर रिएक्शन कहा और मोनार्की को सपोर्ट किया। डिकेंस इस व्यू से अग्री नहीं करता। उसके नोवेल में दिखाया गया है कि जब लोग सेंचुरीज तक सफरिंग फेस करते हैं तो उनका एंगर नेचुरल होता है। लेकिन डिकेंस भी ब्रूक की एक बात से अग्री करता था कि वायलेंस सॉल्यूशन नहीं है। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक। One second, guys, give me a moment. Alright, so we have Carlyle and the French Revolution. थॉमस कार्लाइल का द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ हिस्ट्री 1837 डिकेंस के लिए एक मेजर इंस्पिरेशन था। कार्लाइल ने रेवोल्यूशन को एक ड्रामेटिक, chaotic और फिलोसॉफिकल इवेंट के रूप में डिस्क्राइब किया। उसका राइटिंग स्टाइल भी हाईली पोएटिक और इंटेंस था, जो डिकेंस के नैरेटिव स्टाइल पे इन्फ्लुएंस करता है। कार्लाइल के काम से डिकेंस ने ये सीखा कि रेवोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं होती, बल्कि एक कलेक्टिव ह्यूमन इमोशन का एक्सप्लोजन होता है जिसमें ग्रीफ, इनजस्टिस, रिवेंज और होप सब मिक्स होती है। राइट, कमिंग टू द एरिस्टोक्रेसी एंड द पुअर इन अ टेल ऑफ टू सीरीज। डिकेंस ने एरिस्टोक्रेट्स को दिखाया है एज सेल्फिश, क्रूअल एंड ब्लाइंड टू सफरिंग। मार्क्वेस एवरमॉन्ट जैसे करेक्टर सिंबलाइज करता है उनका डिटैच्ड एटीट्यूड, जहाँ एक चाइल्ड का डेथ उसके लिए इनकन्वीनियंस है, नॉट ट्रेजेडी। ऑन द अदर हैंड, पुअर लोग वल्नरेबल और ओप्रेस्ड दिखाए गए हैं, लेकिन जब उन्हें पावर मिलती है तो वो भी वायलेंट बन जाते हैं।
इस कंट्रास्ट के थ्रू डिकिंस ये बताते हैं कि पावर किसी के पास भी हो, अगर एम्पैथी नहीं है तो डिस्ट्रक्शन फिक्स है. ऑलराइट, now we're gonna study Dickens' representation of the revolution. डिकेंस का अप्रोच रेवोल्यूशन को लेके बैलेंस्ड है. ना वो ग्लोरीफाई करता है ना ड्यूमनाइज. उसने रेवोल्यूशनरीज को एंग्री एंड जस्टिफाइड दिखाया, लेकिन उनकी एक्शंस जैसे मास किलिंग और रिवेंज को इमोशनली डिस्टर्बिंग बताया. डिकेंस का मैसेज क्लियर है. जब सिस्टम इंसानियत भूल जाता है तो सोसाइटी एक्सप्लोड करती है, लेकिन रिवेंज भी हीलिंग नहीं लाता. उनका फोकस है सेक्रीफाइस और कंपैशन पे. कार्टन का एक्ट रेवोल्यूशन के हॉरर में एक लाइट बन जाता है. ओके, कमिंग टू द revolutionaries in A Tale of Two Cities. Madame Defarge, uh, one second, let me check the correct pronunciation of Defarge. Defarge, yes. So, the revolutionaries in A Tale of Two Cities, Madame Defarge revolutionaries का ruthless face represent करती है. उनके अंदर का रेज पर्सनल लॉस से आया है, लेकिन उनका रिवेंज ऑब्सेशन बन जाता है. डिफार्ज, उसका हस्बैंड, कंपैरेटिवली थोड़ा रीजनेबल है, लेकिन वो भी मॉब मेंटालिटी का पार्ट बन जाता है. डिकिंस ने दिखाया कि रेवोल्यूशनरीज भी एक पॉइंट के बाद वही बन जाते हैं जिनके खिलाफ वो खड़े हुए थे. कोल्ड, वायलेंट एंड अनफॉरगिविंग. ये दिखाता है कि रेवोल्यूशन विदाउट रिफॉर्म सिर्फ एक साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है. तो गाइस, इस पूरे यूनिट में हमने बस यही देखा है कि जो डिकिंस हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, राइट. सो इट्स नॉट द टफ चैप्टर. सो लेट्स सम अप. यूनिट 3 तुम्हें ये डीपली समझाता है कि अ टेल ऑफ टू सिटीज सिर्फ एक हिस्टोरिकल नॉवल नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल और मोरल रिफ्लेक्शन है फ्रेंच रेवोल्यूशन पे. डिकेंस ने रेवोल्यूशन के कॉजेस को सिंपैथी के साथ दिखाया, लेकिन उसके हॉरर्स को भी हाईलाइट किया. उसने बताया कि इनजस्टिस किसी भी सिस्टम को एक्सप्लोड कर सकता है, और अगर ह्यूमैनिटी और सेक्रीफाइस का एलिमेंट ना हो तो हर रेवोल्यूशन एक और टायरनी में बदल जाता है. ऑलराइट, so guys, we are done with unit 3. Thank you for watching.